हाँ, तो बच्चों लास्ट टाइम में अपन ने हिंदी मीडियम की क्लासेज में डिस्कस किया था कि ये सॉलिड स्टेट क्या होता है, ठोस अवस्था क्या होती है, जहाँ मैंने स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किया था आपको कि पदार्थ क्या है, ऊर्जा क्या है, किस तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि ठोस जो है उसका वर्गीकरण अपन ने देख लिया था। इसको दो प्रकार से बांटा गया था, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। उसके बाद में अपन ने अध्ययन किया था कि क्रिस्टलीय के 4 प्रकार कौन कौन से हैं और उनमें काफ़ी सारे लॉजिक अपन ने क्लियर कर लिए थे। उसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में मुझे बताना था जो आपका आणविक क्रिस्टलीय ठोस है उसको लेके, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो इसमें थोड़ी सी बात आती है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड आणविक क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। तो इसका क्या मीनिंग होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली ये आणविक क्रिस्टलीय ठोस को 3 प्रकार से सिखाया जाता है। एक तो होता है पोलर, ध्रुवीय, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है एच बॉन्डेड। ध्रुवीय, अध्रुवीय और साथ साथ तीसरा नाम सुनने में आएगा हाइड्रोजन आयन। अब इसकी क्या कहानी होती है मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जहाँ भी आपके अणु मॉलिक्यूल जो होते हैं, अणु है, वो ध्रुवीय प्रकार के हो, और ध्रुवीय का सबसे सिंपल तरीका है कि उसमें क्या हो, या तो आपके पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो जीरो हो। जैसे मान लो N2 आ गया, H2 आ गया, O2 आ गया, CCl4 आ गया, ये सारे के सारे पोलर होते हैं नेचर में। तो इन सबको कौन से स्टेट में ले लो आप, ठोस अवस्था में ले लो, ठोस अवस्था में। तो ये सारे के सारे ध्रुवीय के एग्जाम्पल होंगे। दूसरा आता है अध्रुवीय। तो अध्रुवीय जैसे मान लो आपका NH3 आ गया, PCl3 आ गया, जिन जिन के पास मैक्सिमम एग्जांपल्स जहां लोन पेयर होते हैं, जैसे मैं बात करूंगा यहाँ BF3 आ गया, ये सॉलिड स्टेट में पोलर हो गए। आपको सबको पता है डाइपोल मोमेंट इनका म्यू 0 होता है, तो ये सारे के सारे ध्रुवीय हो गए। जैसे CO2 आ गया है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो पोलर वगैरह में अध्रुवीय, सॉरी ये सारे के सारे अध्रुवीय हैं और ये ध्रुवीय हो गए, उल्टा बना दिया मैंने जस्ट। तो ये नॉन पोलर वो होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0, मतलब इनके लिए म्यू बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। या मैं इसको अध्रुवीय लिख देता हूँ, नॉन पोलर, इसको मैं पोलर रहने देता हूँ, ध्रुवीय। ठीक है, ओके, अब सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल रहेंगे इनके। अगली बात आती है एच बॉन्डेड। तो आपको पता है हाइड्रोजन बंद 3 एटम के साथ सबसे ज़्यादा पढ़ोगे आप, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो फोन कॉल लगा दो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभार कार्बन। जैसे फ्लोरीन के साथ क्या आ गया, HF। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है H2, सॉलिड फॉर्म मतलब आइस, बर्फ। ठीक है, तो इन सब के पास में H बॉन्ड बनता है, इसलिए इनको हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस बोलते हैं। इन तीनों में भी अगर मैं बात करूँ तो अध्रुवीय में देखिए, देखो कोई डाइपोल अट्रैक्शन नहीं होगा, इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। दुनिया का सबसे कमज़ोर बल अगर कोई होता है, सबसे कमज़ोर आकर्षण होता है, तो अध्रुवीय आणविक ठोसों में मिलेगा। अगर ठोसों की मैं बात करूँगा, क्योंकि इनमें जो फोर्स पाया जाता है उसका नाम होता है बच्चों डिस्प्लेस फोर्स या लंदन फोर्स। इसे लंदन बल या परिक्षेपण बल बोलते हैं, जो काफ़ी कमज़ोर होता है। दूसरी बात आती है ध्रुवीय। ध्रुवीय में जो बंदा है वो विद्युत प्रेरित आकर्षण बल आएगा। यहाँ पे H बॉन्डेड है तो हाइड्रोजन बल कार्य करेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी जो ज़्यादा क्वेश्चन इसके बनते नहीं है। जो अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। इसको लेके थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है देखो, आज डिस्कस करेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका को लेकर। और एकक कोष्ठिका सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में, उसमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस देखना वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 2 चीज़ें होती है, एक होता है क्रिस्टल जालक, एक होती है एकक कोष्ठिका। क्या होते हैं दोनों, डिस्कस कर लेते हैं। क्रिस्टल जालक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन लैटिस, इसको बोलेंगे यूनिट सेल। ओके, तो देखिए क्या होता है इसका मीनिंग। क्रिस्टलाइन लैटिस का मतलब ये है कि आपको पता है जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं, जितने भी अवयवीकरण आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, सबका ऐसे फिक्स अरेंजमेंट होता है। ऐसे 3D में अरेंजमेंट होगा, जैसे ये लेयर आ रही है, ऐसे ही बैक में इनकी लेयर होगी, ऐसे फ्रंट में लेयर होगी। तो बैक लेयर कुछ ऐसे होगी, ऐसे इनकी कुछ ऐसे होगी, ऐसे ही मैं यहाँ दिखाऊंगा इनके बैक लेयर ऐसे। तो इन लेयर्स को अगर आप 3D में इमेजिन करते हो तो जितने भी अवयवी कण होते हैं उनकी 3D में उपस्थित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। जैसे मैं सिंपल तौर पे बात करता हूँ, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के सेंटर पॉइंट कुछ इस तरीके से होंगे,
तो फिर बैक वालों के कुछ ऐसे होंगे जिनको मिलाओगे तो आप एक 3D लाइक स्ट्रक्चर बनने लगेगी। इस स्ट्रक्चर को मैं कंप्लीट इधर बनाता हूँ ज़्यादा, जिससे आप ज़्यादा बेटर इनको फील कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो मैं दिखा देता हूँ। ऐसे काफ़ी सारे लेयर्स होंगे, डॉट 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 से दिखा देता हूँ मैं, एक बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है जैसे क्रिस्टल बिंदु, ऐसे ये लेयर होगी। तो जस्ट इसके पीछे कोई ना कोई लेयर होगी, वो पीछे की लेयर कैसे होगी वो भी बना लेते हैं। पीछे लेयर ऐसे होगी मान लो, तो अब इनमें आप जैसे ही देखोगे तो ये देखो फर्स्ट लेयर को मिला दिया, ये आपने नई लेयर को मिला दिया, ऐसे फिर आगे लेयर आएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसे बनने लगेगी, फिर से आगे ऐसे ही जाएगी। देखिए कैसे बनती है, इसको मैं कंप्लीट बना देता हूँ। तो इस तरीके से होगा कुछ, ये दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये ब्रेक लेयर है, ये इसके ब्रेक लेयर होगी ऐसे। इनको अगर आप मिलाओगे तो ये 3D में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। जैसे ये लेयर जा रही है वैसे ऊपर की तरफ भी लेयर जाएगी। इस तरीके से कुछ ऐसे इधर भी लेयर जाएगी। जैसे यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जा रहे हैं, इनको दिखाने के लिए मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में एक चीज लगे। इस तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की लेयर होगी। जैसे इसकी लेयर जा रही है वैसे इसकी लेयर जाएगी कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके पास में एक लेटिस लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। 3D में अगर आप नोटिस करते हो जैसे ही ऊपर जा रहा है और ही जाएंगे, काफ़ी जाएंगे, ऐसे आप हर तरफ लेटिस लेटिस रहेगी, ऐसे काफ़ी सारी लेटिस रहेगी। इसको आप अगर 3D में इमेजिन करोगे तो आपको एक नेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिस्टल जालक। इसके बाद में मैं बात करूँगा एक एक कोष्टिका को लेकर। तो एक एक कोष्टिका क्या होती है कि अगर मैं ठीक से देखूँ तो ये जो आपको लेटिस नज़र आ रहा है ये एक प्रकार की एक घन लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बार बार रिपीट करने पे आ रहा है, तो इसको आप एक एक कोष्टिका बोलोगे। इसी को आप यूनिट सेल बोलोगे। यूनिट सेल क्या होती है? ऐसी जालक या ऐसी इकाई जिसको बार बार दोहराने पे आपको क्रिस्टल जालक मिल जाए, या ऐसी यूनिट जिसको रिपीटेशन होने पे क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ। क्रिस्टल जालक का शुद्धतम या लघुत्तम भाग क्या कहलाता है? एक एक कोष्टिका। ये आपकी एक एक कोष्टिका हो गई। अब अपना टॉपिक जो है वो एक एक कोष्टिका से रिलेटेड ही आज का पूरा। तो इसमें क्या क्या होता है इन चीज़ों को समझेंगे। वो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट की बात आती है वो चीज़ें क्लियर करना बहुत नेसेसरी। तो आज का टॉपिक है एक एक कोष्टिका बच्चों। यहीं से इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा। तो एक एक कोष्टिका देखो, यूनिट सेल, ये यूनिट सेल जो आपकी होती है ये ओवरऑल दो टाइप की होती है। एक एक कोष्टिका दो प्रकार की सुनने में आएगी। एक तो आती है प्राइमेटिव या सिंपल, सरल या इसको हिंदी में बोलते हैं आधे एक एक कोष्टिका। दूसरी आती है सेंट्रल यूनिट सेल, केंद्रीय एक एक कोष्टिका। अब देखो सरल या आधे एक एक कोष्टिका क्या होती है? ये एक प्रकार से इसमें अवयवी केवल उपयोग। देखिए ये आपका एक एक कोष्टिका आ गई। इसमें अवयवी कण केवल कोणर पे दिखाए गए, यानी जहां अवयवी कण कोणर पे उपस्थित हो उसे आप क्या बोलोगे? सरल या आधे एक कोष्टिका। जहां कोणर के अलावा अलग स्थितियों में भी उपस्थित हो उसे आप केंद्रीय एक कोष्टिका बोलोगे। इसे तीन प्रकार से सिखाया जाता है। एक तो होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक, एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तीनों को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ अवयवी कण कोनों पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे बच्चों। इसके अलावा एक्स्ट्रा पोजीशंस पे होंगे। जैसे मैं डिस्कस करूंगा बीसीसी से करूंगा, उल्टा लिख दिया थोड़ा सा। तो फर्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ बीसीसी या ईसीसी से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीसीसी से सीक्वेंस थोड़ा सही बैठता है। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखो, पहले तो होंगे कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से। तो ये कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने दिखा दिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा एक्स्ट्रा, वो बॉडी के सेंटर में आएगा। इसे हिंदी में बोला जाता है काय केंद्रित घनीय एक एक कोष्टिका। इसे बोलेंगे काय केंद्रित घनीय एक एक कोष्टिका। इसे बोलेंगे फ्लैग केंद्रित, इसे बोलेंगे अंतिम, ठीक है। अगला आता है फ्लैग केंद्रित एक एक कोष्टिका। तो इसमें अवयवी कण कहाँ कहाँ होंगे बच्चों? देखिए आप खुद से इमेजिन कर सकते हो। एक तो होंगे इस पे कॉर्नर पे, तो हमेशा रहेंगे इस तरीके से बच्चों। इसके अलावा देखो फेस जो आते हैं इन पे अवयवी कण और अवेलेबल होंगे। जैसे इसका एक फेस इधर हो गया, एक ये फेस, एक ये फेस, एक फ्रंट, एक ये। इस तरीके से यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद रहेंगे अवयवी कण। ईसीसी की बात करता हूँ बेटा, तो इधर ईसीसी में भी अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं? देखो कॉर्नर पे तो हमेशा रहेंगे, और इसी पे एक कोष्टिका देखो आप कुछ इस तरीके से, ठीक है।
तो यहाँ अवयवी कण कहाँ कहाँ हो गए, एक तो कोर्नर पे हो गए, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी दो अपोजिट फेस से दिखाओगे, ठीक है। इसके अलावा एचसीपी पढ़ोगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निविड़ संतुलन जिसको आप बोलोगे, षटकोणीय एक कोष्ठिका, उसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, जहां आपको इनकी रैंक निकालना सिखाऊंगा अवयवी कणों की संख्या। तो ये इनकी बेसिक बातें हो गई। अवयवी को जो कण होते हैं उसकी मौजूदगी के आधार पे एक एक कोष्ठिका को दो प्रकार से देखा आपने, सरल या आते, दूसरा देखा केंद्रीय एक कोष्ठिका। सरल में अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर स्थित थे, और केंद्रीय एक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अलावा अलग अलग स्थितियों पे मौजूद रहते हैं, स्थित रहते हैं, जिससे आपसे जैसे 3 से 4 प्रकार से आप पढ़ते हो। पहला आपका आता है काय केंद्रित एक कोष्ठिका, दूसरा फलक, तीसरा है अंत्य। इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे एलसीपी वगैरह भी इसमें स्टडी अपन करेंगे अलग से, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई इनकी बेसिक बातें। अब जो सिखाने जा रहा हूँ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इमेजिन का खेल है। ये चैप्टर पूरा इमेजिनरी चैप्टर है, आगे जो भी चलेगा इस चैप्टर में सब आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और इसके जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे ईजी तभी होते हैं जब इन चीज़ों को अपन इमेजिन कर पाए। जैसा आपको मान के चलना है वैसा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे एक एक कोष्ठिका में अवयवी कणों का क्या योगदान होता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, एक एक कोष्ठिका में अवयवी कण का योगदान। देखो इससे पहले सबको आता होगा, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसको सीखेंगे, क्या योगदान रहता है, किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होता है। एक्चुअली कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे सिंपल यूनिट सेल, सरल या आधे एक कोष्ठिका, ठीक है भाई। तो सरल या आधे एक कोष्ठिका की बात करूँ मैं, तो आपको पता है अवयवी कण यहाँ केवल और केवल कोर्नर पे प्रेजेंट होता है। केवल और केवल किस पे प्रेजेंट होता है, कोर्नर पे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे मान लो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ कुछ इस तरीके से आएंगे, ये वैसे डायरेक्टली एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे पूरा कवर कर रहे हैं। इसको मैं इमेजिन करने के लिए इस तरीके से बना रहा हूँ जिससे आप इजी गोइंग इनको रीड कर सको। तो यहाँ अगर आप नोटिस करते हो तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखो कितनी जगह टच है, 1 2 3 जगह टच दिख रहा है। एक यूनिट सेल इधर भी होगी इसकी, ऐसा तो है नहीं कि एक ही यूनिट सेल रहेगी यहाँ। तो यहाँ देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का टोटल कितनी जगह टच कर चुका है, 4, ठीक है। 4 यहाँ कर चुका है। एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके फ्रंट भी होगा, इधर बैक भी होगा सॉरी, तो एक उधर भी टच करेगा, 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टच कर चुका है। अभी देखिए ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना था, मैं इसको थोड़ा आपको इंडिकेट करके दिखा देता हूँ। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स था, अभी कितनी जगह कंट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे हाफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ रहा है, उसमें 4 जगह डिवाइड हो रहा है। इधर क्या अगर देखो ऊपर की तरफ भी हाफ होगा सेम, इस तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टोटल 1 है। तो ऊपर भी इसी तरीके से यूनिट सेल्स रहेगी, लेकिन मैं नीचे वाले को कंट्रीब्यूट करके देख लेता हूँ, ये वाले को केवल। तो जो रेड मार्क किया है वो कुछ इस तरीके से है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे ही ऊपर होगा, हाफ कंप्लीट 1 है। तो यहाँ से यहाँ देखो कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1 2 3 4, ऐसे 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अब देखिए आप खुद से नोटिस करिए कि यहाँ इन यूनिट सेल्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टोटल कितना आ रहा था, हाफ आ रहा था। इसमें कितनी जगह कंट्रीब्यूट हो रहा है, 4 जगह। तो एक जगह कंट्रीब्यूशन कितना आएगा भाई, एक जगह कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, इसका 1/2 पार्ट यहाँ टोटल था, उसका भी 1/4 पार्ट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये आ गया 1/8 पार्ट। एक कोने पे अवयवी कण कितना आएगा, केवल 1/8 आएगा। तो आप बोल सकते हो एक कोने पर अवयवी कण की संख्या अगर पूछे कोई भी तो 1/8। अब आपसे पूछे कि 1 यूनिट सेल में एक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कुल कितनी होगी, तो यहाँ देखिए टोटल कोने कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कोनों पे अवयवी कणों की संख्या होगी 1/8 × 8, यानी कुल अवयवी कणों की संख्या आपके पास में सरल एक कोष्ठिका में हमेशा 1 होती है। ओके, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये सबको आता भी है, इजी है। आगे की चीज़ें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करनी पड़ेगी अपने। तो पहला हो गया सरल, और बहुत ही सरल है यार, ये बहुत इजी है। अगला देखते हैं। सरल के बाद में नेक्स्ट आता है आपका नंबर 2, वो है काय केंद्रित एक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो काय केंद्रित, ठीक है बच्चों, काय केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बीसीसी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्या होती है काय केंद्रित में, देखो अवयवी कणों का यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से था, आपको याद होगा अच्छे से। एक तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो अवयवी कण आते हैं इसमें केवल और केवल कहाँ पे उपस्थित थे,
कॉर्नर पे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अवयवी कण आएगा वो केवल केवल कहाँ पे आएगा, इसके बॉडी सेंटर पे। तो आपको पता है टोटल कोने 8 है, तो 8 कोनों में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होंगे, 1/8 × 8 टोटल 1 आ गए। कैसे आता है आपने लास्ट टाइम में देखा। और यहाँ जो अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है अवयवी कण वो बाहर तो किसी को टच कर नहीं रहा, तो अकेले का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखो 1 सेंटर में जो है केंद्र का जो अवयवी कण है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 रहेगा। तो टोटल आपके अवयवी कण कितने आ गए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनको बोलोगे, कई जगह रैंक बोला जाता है, कई जगह इसको नंबर बोला जाता है। तो संख्या अगर आपसे पूछा जाए अवयवी कणों की तो कितनी रहेगी, 2, कुछ इस प्रकार है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अवयवी कणों की संख्या के बाद में, इसके बाद में FCC का नंबर आता है। तो बड़ा इजी है, FCC कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आपको थोड़ा सा SCP में सोचना पड़ेगा बस। तो FCC नंबर 3 फ्लग केंद्रित एকক कोष्ठक, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फ्लग केंद्रित एকক कोष्ठक, फ्लग केंद्रित। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है अवयवी कण जो आते हैं आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो आएंगे वो कॉर्नर पे ऑलवेज रहेंगे। इसके अलावा कहाँ कहाँ होते हैं, फेस पे होते हैं। तो एक फेस पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा, आप खुद से सोचो यार, यहाँ से देखो एक यूनिट सेल और बना देता हूँ मैं इधर, जिससे आपको इमेजिन करना थोड़ा इजी हो जाए। अब देखिए यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा हाफ तो इधर आएगा, हाफ उस यूनिट सेल में जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुल 8 कॉर्नर है, 8 कोने पे जो अवयवी कण आएगा वो तो एक आएगा फिक्स है। एक फ्लग पे कितना अवयवी कण आ रहा है, देखो आधा हिस्सा इधर जा रहा है, आधा इधर जा रहा है, तो हाफ आ रहा है। टोटल फ्लग कितने होते हैं, 6। तो 6 में हाफ के हिसाब से कितने आ गए कुल अवयवी कण, 3 यहाँ 1 यहाँ। तो FCC में कुल अवयवी कणों की संख्या हुई 4, कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, क्लियर है। अगली बात आती है फ्लग के बाद में आता है अंत्य केंद्रित एকক कोष्ठिका। वो भी इजी है बच्चों, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं इसमें। क्या होता है देखो, फ्लग केंद्रित एকক कोष्ठिका के बाद में आता है अंत्य केंद्रित। तो इसको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं बच्चों, ECC। ठीक है, नंबर 4 पे ये क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो अवयवी कण कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे, ऑलवेज आपके कोनों पे तो रहेंगे। इसके अलावा कहाँ रहते हैं, 2 अपोजिट फेस, कोई भी 2 अपोजिट फेस ले लो। जैसे मान लो यहाँ ले लो और यहाँ ले लो, तो यहाँ भी फेस पे कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ दिखाना था बीच में, सॉरी ठीक से नहीं बना पाया। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कुछ यहाँ भी इस तरीके से ही होता है, लेकिन इसका हाफ पार्ट देखो, ये पूरा एक राउंड है, गोल टाइप में। तो हाफ पार्ट इधर वाले में रहेगा, हाफ इसका इधर वाले में रहेगा। तो यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन देखो 8 कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 1/8 × 8 = 1 आ गए। कोने का तो कंट्रीब्यूशन आपको याद ही हो जाएगा, इतनी बार रिपीट करेंगे। तो एक फ्लग पे आपको पता है कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो 2 फ्लग है टोटल जिनके अवयवी कण आ रहे हैं, तो कुल अवयवी कण यहाँ आ गया 1 + 1 और 2 अवयवी कणों की संख्या आ जाएगी, 2 अवयवी कण होंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन SCP को लेके। इसको लेके थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे तो नाम से याद रख सकते हो, हेक्सागोनल क्लोज प्लेटिंग, मतलब हेक्सागोनल षटकोणीय निबिड़ संकुलन। हेक्सागोनल बोला मतलब वहीं पे आप समझ गए, हेक्सा मतलब 6। ओके, तो हेक्सागोनल क्लोज प्लेटिंग कुछ इस तरीके से होता है। हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से। ठीक है तो इस तरीके से हेक्सागोनल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं वो एक तो आते हैं एज पे, एक आते हैं फेस पे। ठीक है, और इसके अलावा आते हैं बॉडी सेंटर में। किसमें आते हैं, बॉडी सेंटर में। किस तरीके से आते हैं इन चीज़ों को समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ 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 पे आएंगे। तो एज का मतलब होता है दोस्तों किनारे, फेस का मतलब फ्लैट, बॉडी सेंटर मतलब नाभि, दोस्तों केंद्र में नाभि। ओके, तो क्या होता है देखिए, यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखो हाफ तो इसमें जाएगा, हाफ ऊपर वाले में चला जाएगा। तो यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ रहा है कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये हाफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इस हाफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अगर आप ठीक से नोटिस करते हो तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये ऑलवेज 120 एंगल रहेगा। अब हाफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इसमें आप 120 एंगल अगर बनाते हो
तो आप देखो 360 हाफ का कितना एंगल बन रहा है 120, यानी 360 का 120 एंगल बना है, तो मतलब 1/3 पार्ट आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हाफ आता है उसका एक एज पे जो पार्ट आएगा वो 1/3 आएगा। एक किनारे पे अगर मैं अवयवी कण का कॉन्ट्रीब्यूशन देखूंगा तो वो आएगा 1/6। एक किनारे पर अवयवी कण कितना आ रहा है बच्चों, 1/6 आ रहा है। टोटल किनारे कितने होते हैं 12 में 1/6 अवयवी कण आएंगे तो टोटल अवयवी कण कितने होंगे 2। ये किनारों की बात होगी। अगली बात आती है फेस। तो इसमें कोई दो अपोजिट फेस पे अवयवी कण आते हैं, जैसे मान लो एक फेस ऊपर वाला आ गया, एक नीचे वाला। तो यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन देखो बाहर वाले को मैं ऐसे कर देता हूँ, बच गया हाफ। तो दो फेस पे कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 1 का। टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अभी तक हो चुके 3। इसके अलावा इनके सेंटर में ऐसे 3 अवयवी कण आएंगे ऐसे, ठीक है। तो टोटल अवयवी कण देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो 3 अवयवी कण किसमें आ गए बॉडी सेंटर में। तो कुल अवयवी कणों की संख्या हो गई देखो 3, 1, 4, 2, 6। तो आपसे अगर कोई पूछ ले षटकोणीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो मुझको वहाँ पे बताना आपका आंसर रहेगा 6। एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ये आपकी होगी कॉन्ट्रीब्यूशन की बातें। अब हल्की फुल्की बातें मैं डेंसिटी को लेकर वो डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें कंप्लीटली इससे रिलेटेड मैं सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, और जितने एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड पिछले सालों में तो वो सारे डिस्कस करेंगे अपन। तो साथ साथ देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बड़े मज़ेदार है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ छोटी सी बातें और कर लेता हूँ मैं डेंसिटी को लेकर, उसके बाद में इनके न्यूमेरिकल्स करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या होता है देखिए, डेंसिटी को लेके जो फॉर्मूला आता है आपको पता है, डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला है, डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। अब भाई मैं इनको थोड़ा इंग्लिश में लेके चलता हूँ। डेंसिटी बराबर हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ मास किसका आएगा, देखिए आप खुद से देखो यार, यहाँ आपके सिलेबस में जो भी स्टडी करोगे आप घन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, इसलिए घन का आयतन तो हमेशा निश्चित हो गया, a³ हो गया, इसको लेके आप श्योर हो जाइए। अब आपको द्रव्यमान चाहिए, तो द्रव्यमान निर्भर करेगा ना किस प्रकार की एक कोष्टिका है। जैसे मान लो एक अवयवी कण आए तो कुछ अलग द्रव्यमान होगा, आधा आए तो कुछ अलग होगा, 4-5 अवयवी कण आ जाए तो कुछ अलग ही द्रव्यमान होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ जो अवयवी कण का द्रव्यमान निर्भर करेगा वो केवल m नहीं होगा, वो निर्भर करेगा कितने अवयवी कण हैं। जैसे एक का द्रव्यमान कुछ अलग आएगा, आधे का कुछ अलग आएगा, 3 का कुछ अलग आएगा, 4 का कुछ अलग आएगा। इसलिए आप यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करोगे बेटा वो इस तरीके से आएगा, डेंसिटी बराबर आ जाएगा Z.m/v। v मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, एक कोष्टिका का। तो ये द्रव्यमान तो किसका था, अवयवी कण का, ठीक है बच्चों, अवयवी कण का द्रव्यमान। और आयतन किसका चाहिए, एक कोष्टिका का। ये तो फिक्स है, आयतन तो फिक्स है, a³ रहेगा, और मैं इसको डायरेक्ट a³ ले लेता हूँ। अब बात आ गई डेंसिटी की। अब द्रव्यमान कैसे निकालें, तो Z का वैल्यू तो आपको फिक्स है, Z का वैल्यू मैं भी डिस्कस कर लूँगा। Z का मतलब अवयवी कण की संख्या, क्या है, अवयवी कण की संख्या। अब ये आपने को पता लगेगा कि एक कोष्टिका किस प्रकार की, जो मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। m होता है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान निकालने का एक तरीका है कि आप मोलर द्रव्यमान में भाग लगा दो किसका, अवोगाद्रो संख्या का। तो मैं ये लिख सकता हूँ डेंसिटी बराबर देखो Z ऐसे की ऐसे, m की जगह लिख दूंगा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को आप कैपिटल M से दिखाते हो, मैंने इसको स्मॉल m से शो किया है। अब m/Na का मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या, ये आपका फॉर्मूला है डेंसिटी का, ठीक है। एक कोशिका घनत्व होगा, इसको लेके काफी न्यूमेरिकल्स बनते रहते हैं, मैं करवाऊंगा डिस्कस। नेक्स्ट वाला लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल से भरा हुआ होगा, इसमें मैं डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ ये कैसे है। तो मास बराबर आपने पढ़ा था मोलर मास बटे अवोगाद्रो संख्या, इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है। अब इसमें रिलेशन क्या आते हैं वो देख लेते हैं। घनत्व का रिलेशन क्या रहेगा बाकी सब एक एक कोशिकाओं में डिफरेंट होने पे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपके फॉर्मूला माइंड में सेट हो गया होगा कैसे क्या है। वही चीज़ है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका लोगे आप, यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का लोगे, अवयवी कणों का लोगे। वॉल्यूम किसका चाहिए आपको, एक एक कोशिका का। एक एक कोशिका आपके हमेशा यहाँ पे घन लाइक स्ट्रक्चर दी जाएगी, इसलिए यहाँ पे आप डायरेक्टली a³ यूज में ले लोगे, ठीक है बच्चों। अब कैसे इसको अप्लाई करते हैं, सारे एक एक कोशिकाओं में फटाफट देख लेते हैं। तो डिपेंड करेगा बस Z का वैल्यू चेंज होगा, बाकी सब सेम। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा सबसे पहले SCP को लेके, सिंपल यूनिट सेल को लेके। तो यहाँ पे डेंसिटी बराबर क्या है, देखो डेंसिटी बराबर Z.m Na.a³। तो Z का वैल्यू 1 है तो m/Na³ आ जाएगा। इस तरीके से मैं बात करूँगा फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल।
BCCD। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू 2 आ गया, तो 2Z डॉट जेड की जगह 2 रख देंगे डायरेक्ट, सॉरी NaAQ। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ECC में भी अवयवीकरण की संख्या सेम थी, इसलिए यहाँ पे 2 डॉट NaAQ इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैं बात करता हूँ भाई FCC की, तो FCC में अवयवीकरणों की संख्या 4 हो गई थी बच्चों, तो 4 डॉट NaAQ। अगर मैं बात करूँ SCP को लेके, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 डॉट NaAQ। अगर सारी चीज़ें यहाँ पे सेम दी जाए, एक ही प्रकार का अवयवीकरण दिया जाए या मास वगैरह सेम बोल दिया जाए क्वांटिटी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉमन है। यहाँ जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो जेड की वजह से हो रहा है, तो जेड के हिसाब से आप इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ दिन में अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज अपने इसी चैनल पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।